वो घर पहुंचे तो जरमान के फ्लैट से उसकी और आलियान की आवाज़ें आने लगी। आली अब तक जाग रहे हैं? नूर हैरानी से माही से पूछने लगी तो वो कंधे उचका गई। देख लें आप इन दोनों को, हमारे बगैर ये दोनों आराम से अपनी कंपनी एंजॉय करते रहे। माही ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो नूर ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया और जरमान के फ्लैट में बिना नॉक किए दाखिल हुई। अंदाज ऐसा था जैसे कहीं रेड मारी हो। वो दोनों लाउंज में बैठे वीडियो गेम खेल रहे थे, जबकि शादी में ना जाने का बहाना ये था कि आलियान साहब की तबीयत खराब थी, इसलिए वो और जरमान नहीं गए थे। नूर जाने से पहले उसे जल्दी सोने का कहकर गई थी, जिस पर उसने मासूमियत से हामी भरते कहा कि वो बस सोने ही जा रहा है, और अब दोनों बैठे गेम खेल रहे थे। नूर गुस्से से हाथ बांधे उन दोनों को घूरने लगी जो मुंह खोले उसी को देख रहे थे। मान ने फौरन अपना रिमोट कंट्रोल कुशन के नीचे छुपाया और अपने हाथ खड़े किए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कब से कह रहा था कि सो जाओ, मान ने बमुश्किल मुस्कुराते कहा। तो आलियान ने सदमे की कैफियत में चेहरा मोड़ते मान को देखा। नो मोम, मान ने कहा था कि थोड़ी देर खेल लेते हैं, आप लेट आएंगी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो सोने जा रहा था। वो भी सारा मलबा मान पर डालते हुए बोला तो मान मसनूई खांसते गुस्से से उसे देखने लगा जो बिल्कुल बेनियाज सा मासूम शक्ल बनाए नूर को देख रहा था। आज से अगले 2 हफ्तों तक आप दोनों के वीडियो गेम्स बंद हैं और 2 मिनट में अपने रूम में जाकर लेटें आली, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। नूर ने ज़रा रूप से कहा तो उन दोनों ने रोती शक्ल बनाते एक दूसरे को देखा। आलियान मरे मरे कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो मान अफसोस से सर हिलाते उसे जाते देखने लगा। जब उसकी नज़रें नूर पर उठी तो गड़बड़ाकर सीधा हुआ। आपने बहुत बिगाड़ रखा है मानी ने, ये हमारी एक बात भी नहीं सुनते अब। नूर शिकवा कुनान लहजे में बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराता सीधा होकर बैठा और आंखों से ही उसे अंदर आकर बैठने का इशारा किया। नूर उसका इशारा समझती उसके साथ ही 3 सीटर सोफे पर आ बैठी। ये बच्चा है सनशाइन, खेलने कूदने के दिन है इसके। मान अपनी थाई पर कुशन रखता उस पर कोहनी टिकाते अपना चेहरा उस पर टिकाते हुए फुर्सत से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला तो वो बेसाख्ता नूर का दिल धड़का। वो फौरन से चेहरा मुड़ती नफ़ी में सर हिला गई। आप तो चले जाएंगे, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आली को संभालना। वो चेहरा झुकाती हल्की आवाज़ में बोली तो जरमान की मुस्कुराहट सिमटी। अभी तो यहीं हूँ, तुम तो दिन गिनने लगी हो। जरमान ने हल्का सा हंसते हुए सर झटकते हुए कहा तो वो संजीदगी से उसका चेहरा देखने लगी। एक दिन तो चले ही जाना है ना, हम दिन गिने या ना गिने क्या फ़र्क पड़ता है। नूर उसका चेहरा देखते बोली जो उसके लफ्ज़ों पर खुद भी संजीदा हुआ, लेकिन उसकी तरफ नहीं पलटा। ये तो हकीकत थी, वो उसकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं था। जाना तो उसे हर सूरत था। क्या तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊँ? वो बेतासुर चेहरे समेत उसे देखते हुए बोला तो वो कई लम्हे उसे देखे गई। हमारे चाहने ना चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो चाहते हैं आप अपनी माँ की बात मान लें जो इतने सालों से आपकी राह देख रही हैं। वो धीमी आवाज़ में पुरसोच नज़रों से सामने दीवार को देखते बोली तो जरमान ने बगौर उसका चेहरा देखा। उसने तो कभी उसे कोई उम्मीद का सिरा नहीं थमाया था, बल्कि उसने तो अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था जिसे महसूस करके जरमान को लगा कि हाला नूर के दिल में भी उसके लिए कुछ है। सब तुम्हारे चाहने से ही तो होता है सनशाइन, तुम हुक्म करो और मैं उसका ताबे ना हूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो उसे देखते छुपे लफ्ज़ों में उसकी अहमियत उसे बता गया। नूर ने चेहरा मोड़ते उसकी लाइट ब्राउन आंखों में देखा जिनमें क्या कुछ ना था, लेकिन वो नज़रअंदाज करती वापस चेहरा मोड़ गई। जरमान के दिल में तीर की तरह लगी थी उसकी ये हरकत और उसकी ये नज़र। क्या वो कभी नहीं समझती थी उसके एहसासात? कभी उसको ये शक लाहक नहीं हुआ कि वो उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ है? तुम ठीक कह रही हो, मुझे मोरे की बात मान लेनी चाहिए। वो दिल पर पत्थर रखते वहाँ से उठ खड़ा हुआ तो नूर उसकी पुछ को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी, लेकिन फिर नज़रें फेर गई। चाय पियेंगे आप, हम बना दें? नूर ने उसे सामान समेट कर खड़े होते देखा तो वो थमकर पलटता उसे देखता मुस्कुराता नफ़ी में सर हिला गया। ये आदत भी जल्दी छूट जाए तो बेहतर है, मुझे तो चले ही जाना है। ये लफ्ज़ उसने जिस तकलीफ़ से कहे, अगर हाला नूर की जगह कोई और होता तो लम्हे में समझ जाता, लेकिन वो अनजान बनती खामोश नज़रों से देखती बमुश्किल सर हिलाती वहाँ से पलट गई। जरमान ने टूटे दिल के साथ उसका जाना देखा था। वो कैसे समझती उसकी तकलीफ़, उसका दर्द। वो थोड़ी उससे मोहब्बत करती थी, ये तो वो दीवाना था जो उसके इश्क में डूबा हुआ था।
कि इस इश्क के समंदर से कोई हाथ बढ़ाकर उसे निकालना भी चाहता तो वो उसका हाथ झटक कर उस समंदर में खुद को आखिरी सांसों तक डुबोए रखता। इस इश्क में उसने महबूब को पाने की चाह की ही कब थी। वो तो बस उसे खुश देखना चाहता था, और अगर कोई किसी वक्त मोजज़े के तहत वो उसकी झोली में आ गिरती तो फिर उससे ज़्यादा खुशनसीब इस दुनिया में और कौन होता। वो सीटी की धुन बजाते आंखें बंद किए रोलिंग चेयर पर बैठा था। आसपास उसके आदमी खौफ के आलम में सर झुकाए खड़े थे। वो जानते थे ये धुन उसकी दहशत थी जो उनकी रगों में खौफ बनकर दौड़ती थी। सरहम ने हर कदम फूंक फूंक कर रखा था, लेकिन वो नकाबपोश न जाने कौन था। एक मिनट में उसने हमारे आदमियों को ढेर कर दिया। एक आदमी हिम्मत करता आगे बढ़कर बोला तो शहरोज गोरी ने अपनी काली स्याह वहशत में अटी आंखों से उसके चेहरे को घूरा तो उस आदमी का रोम रोम कांप उठा। हाथ में नोकदार चाकू सिर्फ 3 इंच का था, लेकिन उसकी धार तेज तरार थी। अपनी 2 उंगलियों के बीच घुमाते उस पर नज़र टिकाए उससे खेलता। वो फिर सीटी की धुन बजाता, बिना उसकी तरफ देखे चाकू से वार कर गया कि वो सीधा उसके हलक के बीच में जाकर घुसा था। उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लम्हों में ढेर हुआ था वो, जबकि आसपास खड़े लोगों की रूह तक कांप गई थी। जबकि आसपास खड़े लोगों की भी रूह कांपी थी। उसने गर्दन टेढ़ी करते उसकी लाश को देखा और फिर एक साइड से गहरा मुस्कुराया। अगर अपने पैसे में अगर अपने पेशे में नाकामी मिल जाए तो इंसान को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। मेरे पास अपना नाकाम चेहरा लाने से पहले तुम्हें खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए था। वो उसकी लाश से मुखातिब होते बोला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो बाकी भी खड़े अपनी जगह पर कांपते कदम पीछे हुए। सबसे पहले तो रोहा खावर का पता करो। अगर इस बार नाकाम हुए तो मेरे पास आने से पहले ही खुद को खुद ख़त्म कर लेना, वरना इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। वो अपनी गर्दन को चटखाते हुए संजीदगी से बोला तो बाकी आदमियों ने तेजी से सर हिलाया। वो लोग फौरन वहां से निकले तो वो अपनी रोलिंग चेयर पर बैठता, आंखें बंद करते फिर झूलने लगा। आंखों में उस हसीना का चेहरा लहराया तो होंठ खुद ब खुद मुस्कुराए। एक तो सारी खूबसूरती तेरे पास कैसे चली जाती है यारम सुल्तान, पहले रोहा खावर और अब अरीशा राना। उफ, सोच कर ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ कि जब वो दोनों मेरी बाहों में होंगी तो तेरे तासुरात क्या होंगे। वो लब दांतों तले दबाता हंसने लगा। तुझे इतना बेबस कर दूंगा कि तू तड़पता हुआ मेरे पैरों में आ गिरेगा। वो आंखें बंद करते उस लम्हे को सोचता मसरूर होते बोला, अब एक मुलाकात हो ही जानी चाहिए। वो मुस्कुरा कर कहता आंखें खोलते एक्साइटेड होते हुए बोला, मैं भी देखूं यारम सुल्तान को, हम याद है या अपनी बर्बादी को भूल गया। वो तेज़ आवाज़ में बुड़बुड़ाता उस सुनसान हवेली में ऊपर की तरफ बढ़ता अपने कमरे में चला गया। वो अपने कमरे में चित लेटी थी। यहाँ आए उसे बहुत दिन गुजर गए थे। वो ज़्यादातर इसी कमरे में रहती थी। अक्सर बीजान आ जाती या फिर सयाम उसका ख्याल रखता, लेकिन उसके अलावा उसने किसी को अपने करीब नहीं पाया। और अगर कोई होगा भी तो रोहा खावर को इतना होश ही कहाँ था कि उसे याद रहता। उसे तो आजकल बस इतना याद था कि उसने यारम सुल्तान को देखा था, यहाँ इसी घर में उसने यारम को देखा था। इस बात पर वो खुश होती या गम मनाती उसे समझ ना आया था। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके वो कैसे इस रहम दिली की उम्मीद कर सकती थी। उससे कैसे रहमदिली की उम्मीद कर सकती थी। आंखें बंद की तो आंख से आंसू टूटकर बालों में जज्ब हुआ। जहन पुरानी किताब के पन्नों को पलटता चला गया। जब वो 2.5 साल की थी तो वो उसके घर में उसके साथ आकर रहने लगा था, क्योंकि 7 साला यारम के माँ बाप क्योंकि 7 साला यारम के माँ बाप और बहन एक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। उनके मरने के बाद सना बेगम, जो यारम की माँ की छोटी बहन थी, वो यारम को अपने साथ अपने घर ले आई। वो बहुत रोता, दिन रात अपनी माँ बाप को याद करता, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था उसके बाद कोई ताकत उसे बदल ना सकती थी। जब रोहा पैदा हुई थी तो रेहाना बेगम, यारम की माँ का कहना था कि वो रोहा को अपने यारम की दुल्हन बनाएंगी। ये बात यारम के इल्म में भी थी। वो छोटा सा था, लेकिन उसे रोहा अच्छी लगती थी। दिन गुजरते गए, वो लोग बड़े होते गए। एक मोहल्ले में वो छोटा सा घर था, 3 कमरों पर मुश्तमिल। खावर साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने यारम को अपना बेटा माना था। उसकी पढ़ाई के तमाम अखराजात उठाते थे। उन लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन वो ईमानदार इंसान थे। मेहनत करके कमाते और अपने घराने पर लगाते थे।
उनके बराबर में ही आफंदी साहब का एक छोटा सा घराना था। खावर साहब की आफंदी साहब से बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उन लोगों का आना जाना भी था। उनके घर में एक छोटी सी परी आई थी। खावर साहब से मशवरे के बाद आफंदी साहब ने उस बच्ची के सर पर हाथ रखा और उसे अपनी बेटी तस्लीम कर लिया। ये सब बातें यारम के सामने थी। उसे आफंदी साहब के हाथ से उस बच्ची को अपने हाथों में लेना, अपनी गोद में लेना अच्छा लगता था, जो छोटी सी थी बिल्कुल, और यारम के हाथों में वो छुप सी गई थी। मैंने इसका नाम हानम रखा है, हानम आफंदी, ये मेरी बेटी है। आफंदी साहब ने आंखों में नमी लिए हानम का नन्हा सा वजूद देखते हुए कहा और यारम के बाल संवारे तो यारम बगौर उसका चेहरा देखने लगा। और फिर उनका उस छोटे बच्चे की आंखों में बेशुमार आंसू आ सिमटे। उसकी भी तो एक ऐसे ही छोटी सी बहन थी, अगर आज वो होती तो वो भी हानम जैसी होती। आफंदी साहब ने यारम के आंसू साफ करते हानम के नन्हे से वजूद को और यारम को अपने सीने से लगाया। ये तुम्हारी भी बहन है बेटा, यारम की बहन, आफंदी साहब ने मुस्कुराते उससे कहा तो वो भी रोते रोते मुस्कुराया और हानम का छोटा सा फूला हुआ गाल चूमा। ये मेरी बहन है, यारम की हानि। वो अपने हाथ की पूंछ से आंसू साफ करता मुस्कुरा कर बोला तो आफंदी साहब ने भी सर इस बात में हिलाया। यारम एक सुलझा हुआ संजीदा बच्चा था। बेशक खावर साहब और सना बेगम ने उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन फिर भी ये बात समझता था वो कि ये उसकी ज़ात पर उनका एक बहुत बड़ा एहसान है। उम्र गुजरती गई। वो 15 साल का हुआ और रूहा खावर 11 की। यारम को वो अच्छी लगती थी, लेकिन वो अपनी नज़रें झुका लिया करता। वो जानता था यही स उसका नस वो जानता था कि वही उसका नसीब है। वो जितनी बड़ी होती जा रही थी, हुस्न और खूबसूरती समेटती जा रही थी। सना बेगम की तरबियत में यारम के अखलाक में मज़ीद निखार आता गया। वो रोज़ ज़ोहर के बाद कुरान पाक पढ़ती। यारम का कुरान पाक मुकम्मल हो चुका था, जबकि वो रोहा और हानम को पढ़ाती थी। अब उन दोनों की खासी अच्छी दोस्ती थी। हानम हमेशा से बहुत दोस्ताना मिजाज की मालिक थी, जबकि उसके बरक्स रोहा ज़रा अखड़े हुए मगरूर मिजाज की मालिक थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा गरूर था। वो बेहतर से बेहतरीन उसकी पसंद रही थी हमेशा से। उस नकचिड़ेपन के बावजूद हानम उसके साथ हमेशा रहती, लेकिन उसे खासा फ़र्क ना पड़ा हानम के होने ना होने से। यारम उसके साथ उसके घर में ही रहता था। वो खुद ही उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। वक्त के साथ साथ वो अक्ल रखने लगा और अपनी पसंद को समझते वो उससे दूरी इख्तियार रखता था, जबकि उसके बरक्स रूहा उससे हमेशा मीठी छुरी बनकर मुखातिब होती। वो अनजान तो ना थी उसकी छुपी मोहब्बत से। वो निहायत दिलकश लड़का था और वक्त के साथ साथ मज़ीद हैंडसम होता जा रहा था। अक्सर सना बेगम रूहा को तरीके से दुपट्टा ओढ़ने और बाहर निकलते वक्त अबाई को पहनने की ताकीद करती थी, क्योंकि वो जवानी की दहलीज पर अक्सर सना बेगम रोहा को तरीके से दुपट्टा ओढ़ते और बाहर निकलते वक्त अबाया पहनने की ताकीद करती, क्योंकि वो जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी थी। लेकिन इससे रोहा की तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू हो गया। एक तो वो गरीब घराने में पैदा हो गई थी, उस पर अगर खूबसूरती उसे तोहफे में मिली गई थी तो क्या वो उसे भी ढांप कर रखती। लेकिन माँ के गुस्से के आगे मजबूर होते वो अक्सर अबाया पहन कर जाती। हमेशा उसकी खबर साहब से एक ही शिकायत रहती थी, बाबा हम अमीर क्यों नहीं हैं, काश हम भी एक बड़े से घर में रहते, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती, हमारे घर में भी नौकर होते तो आज मुझे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। वो चिड़चिड़ी होकर अपने बाप से बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराए उसकी बचकाना सोच पर। बेटा पैसे का क्या है, खुशी अहमियत रखती है। बाज़ अमीर लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के पास खुशियाँ होती हैं जो उनके पास नहीं होती। खावर साहब उसके बाल संवारते हुए बोले तो वो मुंह फेर गई। ऐसा नहीं होता, पैसा ही खुशी है, अगर मुझे पैसा मिल जाए तो मैं बेइंतहा खुश हो जाऊं। वो उन्हें जवाब देती बोली तो खावर साहब सर झटक कर रह गए। बच्चों की तो ऐसी ही ख्वाहिशात होती हैं, जब वो अकल रखने लगेगी तो ये फ़र्क वो खुद ही महसूस करने लग जाएगी। ये सोचते खावर साहब ने बात को ख़त्म कर दिया। आह रोहा, तुमने इतनी ज़ोर से मुझे धक्का दिया, मेरे पैर से खून निकल रहा है, देखो अब। हानम और रोहा घर के आंगन में खेलती एक दूसरे को पकड़ रही थी जब रोहा आगे बढ़ने के चक्कर में हानम को धक्का दे गई। हानम का पैर नीचे रखी ईंट से टकराया तो खरोच से खून निकल आया। वो रोते रोते रोहा से बोली तो वो मुँह बनाती सर झटक गई। बस कर दो हानम, तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते, छोटी सी चोट है, अब मान लो तुम हार गई हो। रोहा के मुंह बनाकर कहने पर हानम की आंखों में मजीद आंसू आ सिमटे। यारम जो भी कॉलेज से आया था अपने रूम में आकर खाना खाकर बस प्लेट्स रखने ही लगा था किचन में कि जब उसकी नज़र नीचे गिरी हानम पर पड़ी तो वो प्लेट चारपाई पर रखता भागता उसके पास आया।
क्या हुआ हानि, ये कैसे लगी तुम्हें? वो उसको सहारा देता खड़ा कर गया, जबकि रोहा रोती हुई दूर माथे पर बल डाले यारम को देखने लगी। वो हमेशा से ही उसे कुछ ज़्यादा अटेंशन देता था, जिससे रोहा को बहुत चिढ़ होती थी, जैसे अब हो रही थी। यारम ने हानम को लाते चारपाई पर बिठाया और उसका पैर देखा जो छिल चुका था पूरा। हानम, मैं आपको समझाता हूँ ना कि ध्यान से खेलते हैं, देखो कितना ज़्यादा लग गया। आप यहीं बैठो, मैं कमरे से कॉटन लेकर आता हूँ। यारम उसे प्यार से डांटता समझाता अपने कमरे में गया और फिर आकर उसके जख्म को अच्छी तरह साफ करते उस पर दवा लगाए। रोहा ने धक्का दे दिया मुझे और मैं गिर गई, हानम ने रोते हुए बताया। तो यारम ने रोहा को देखा तो वो हानम की साफ कोई पर गड़बड़ाई। नहीं, मैंने धक्का कब दिया तुम्हें? झूठ मत बोलो हानम, रोहा ने हानम को आंखें दिखाते कहा। तो यारम ने खामोशी से नजरें फेरी। वो रोहा को तो कुछ नहीं कह सकता था, जबकि पसंदीदगी भी वजह थी और उसके माँ बाप का एहसान भी। अब आराम से खेलना, फिलहाल आराम करो। यारम हानम की नाक खींचते ज़रा मुस्कुरा कर बोला। तो हानम मुस्कुराती सर हिला गई। अपनी नीली संजीदा आंखों से एक नज़र रोहा को उसने देखा, जो पिंक कलर की कमीज शलवार में पोनी बांधे बिना दुपट्टे के खड़ी थी। यारम ने खामोशी से नज़रों का जाविया बदला था और फौरन वहां से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गया। रोहा ने संजीदा नज़रों से उसे देखते सर झटका। रोहा, बेटा कितनी बार कहा है तुमसे कि बड़ी हो गई हो, दुपट्टा ओढ़ कर रखते हैं, घर में पापा भी हैं बेटा और यारम भी होता है। माना कि बच्चा हमेशा नज़रें नीची रखता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है बेटा। सना बेगम उसे आंगन में ऐसे ही बिना दुपट्टे के घूमते देख बोली। तो वो जो किताब सीने से लगाए कुछ याद कर रही थी, चिढ़कर अपनी माँ को देखने लगी। एक तो सिर्फ यारम की वजह से आप जो मुझ पर इतनी सख्तियाँ करती हैं ना, मुझे सख्त चिढ़ होती है अम्मी। मैं क्या सुकून का सांस भी नहीं ले सकती उसके होते हुए? रोहा ने बिगड़ते हुए कहा। यारम के होते उस पर मजीद पाबंदियाँ लगने लगी थी अब, जिसे सोचकर उसे यारम से भी अब चिढ़ होने लगी। उसी बात पर सना बेगम ने गुस्से से उसे देखा। यहाँ और मेरी बात गौर से सुनो। सना बेगम गुस्से से उठती उसका बाजू थामते हुए उसे अपने बिस्तर पर बिठा गए, जबकि 14 साला रोहा ने मुंह के साविये बिगाड़े थे। रोहा, अब आप बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, अकल और शऊर रखना सीखो। लड़कियों की इज्जत कांच की तरह होती है बिल्कुल, जिसे सींच सींच कर रखना पड़ता है लड़कियों को। बेटा अपने आप को समझो, तुम बहुत कीमती हो, बिल्कुल सफ़ेद मोती की तरह। हर लड़की इतनी कीमती होती है, फ़र्क सिर्फ सोच का होता है कि कोई अपनी कदर पहचानती है और कोई बिल्कुल बेगाना हो जाती हैं। आप अपनी कदर जानो। सना बेगम ने प्यार से उसका गाल सहलाते उसे समझाया। तो वो फिलहाल खामोश होती सर हिला गई। मेरी बेटी बहुत कीमती है, इसे मैं किसी बहुत कदरदान के हाथों में दूंगी जो इसकी बहुत कदर करेगा। सना बेगम मुस्कुराती उसे गले लगाकर बोली, जबकि ये बात कहती उनकी आंखों में यारम का चेहरा लहराया था। यारम, क्या कर रहे हो बेटा? सुबह जाते हो और शाम को आते हो, पढ़ते रहते हो हर वक्त। बेटा कभी खुद पर भी तवज्जो दो, देखो कितने कमज़ोर हो रहे हो मेरे बच्चे। सना बेगम परेशानी से उसके कमरे में आते बोली। तो वो गहरी सांस भरते थकन से चूर सर उनकी गोद में रख गया। आनी, आप बस मेरी कामयाबी की दुआ किया करें। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना घर हो जहाँ हम सब साथ रहें। वो आंखें बंद किए बोला। तो सना बेगम मुस्कुराते उसके बालों में हाथ फेर गए। मेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा, देखना, मुझे पूरा यकीन है। सना बेगम की बात पर उसने नीली समंदर सी गहरी आंखें खोलते उन्हें प्यार से देखा, जिनमें उसे अपनी माँ की छवि नजर आती थी। माँ भी यही कहती थी, मेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा, देखना तुम, मुझे पूरा यकीन है। सना बेगम की बात पर उसने नीली समंदर सी गहरी आंखें खोलते उन्हें प्यार से देखा, जिनमें उसे अपनी माँ की छवि नजर आती थी। माँ भी यही कहती थी, वो बोला। तो सना बेगम को उसकी आवाज़ और लहजा दोनों आसूदा लगे थे। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ मेरे बेटे, मेरा यारम मुझे सबसे प्यारा है। सना बेगम उसका माथा चूमते हुए बोली। तो वो मुस्कुराता आंखें बंद कर गया। वो जानता था वो सच कह रही हैं। दिन गुजरते गए। यारम ने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वो शक्ल सूरत में किसी शहजादे से कम नहीं था, लेकिन सेहत उसकी आम सी थी। हर वक्त पढ़ाई में जुटे रहना उसके लिए ज़रूरी था बहुत। दिन रात की मेहनत का नतीजा था कि जो स्कॉलरशिप के ज़रिए उसे शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। उसे अपनी आम सी बाइक पर वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो उसकी बाइक किसी कार से टकराते बची थी। यारम ने एकदम ब्रेक मारी, जबकि सामने कार में बैठे शख्स ने भी बर वक्त ब्रेक लगाए, वरना तसादुम बुरा ही होना था। ज़ावियार वजाहत सिकंदर अपनी कार से बाहर आया और आदत के मुताबिक गहरे पलक माथे पर डाले अपनी कार को देखने लगा। फिर सामने नज़र पड़ी, जहाँ पर एक लड़का ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में बाइक पर बैठा संजीदगी से उसी को घूर रहा था।
नज़र नहीं आता तुम्हें? अगर अभी टक्कर हो जाती तो तुम अपनी इस कचरा बाइक को बेचकर इसकी कीमत भी ना अदा कर पाते। ज़ावियार ने गहरे बलों से गुस्सा समेत बोला तो यारम के जबड़े भींचे। उसने उसे देखा। अगर आंखें खोलकर ड्राइव करोगे तो इतनी एनर्जी वेस्ट करने की नौबत नहीं आएगी। यारम उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखता गुस्से से कहता, संजीदा तासुरात लिए अपनी बाइक लिए आगे बढ़ा। ज़ावियार ने पलट कर उसे जाते देखा। इस खटारा बाइक पर बैठकर वो ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा था जैसे वो किसी लैंड क्रूजर में आया हो। ज़ावियार माथे पर बल डालते कार में बैठा और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। जबकि उसकी जगह पर खड़ी वही बाइक देख ज़ावियार का माथा फिर ठनका था। फिर ये किसकी बाइक खड़ी है? हटाओ इसे फ़ौरन यहाँ से। ज़ावियार मुठियाँ भींचते गुस्से से वहाँ खड़े गार्ड से बोला, वो साहब, मैंने उस लड़के को बताया था कि यहाँ पर ज़ावियार सिकंदर की गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन उसने कहा कि वो किसी ज़ावियार सिकंदर को नहीं जानता और बाइक यहीं खड़ी करके चला गया। उसकी आंखों से मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ज़फ़र परेशानी से बाल खुजाते बोला तो ज़ावियार ने खूंखार नज़रों से उसे देखा। इससे पहले कि मैं ये बाइक तोड़कर फेंक दूँ, फ़ौरन इसे यहाँ से हटाओ, वरना तुम्हारी हड्डियाँ भी तोड़ दूंगा। ज़ावियार घुर्रा कर बोला तो ज़फ़र डर कर 2 कदम पीछे हुआ। उसे तो उस साइको आदमी से भी ऐसे ही डर लगता था और उसके जैसा अब एक और आ गया था। ज़फ़र ने सर झटककर जल्दी से सर इस बात में हिलाया और उसकी बाइक को पकड़ते ज़रा साइड पर किया तो ज़ावियार ने आगे बढ़ाते अपनी जगह पर अपनी कार पार्क की। अभी वो लोग पहला लेक्चर ले रहे थे कि ज़ावियार की नज़र यारम पर भी पड़ी, जो बिल्कुल फ्रंट पर बैठा था। उसे नज़रअंदाज करते ज़ावियार लेक्चर की तरफ मुतवज्जो हुआ।